नमस्कार। हम अक्सर अपनी बातचीत में वर्क, एनर्जी, पावर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना? कोई मेहनत कर रहा है तो कहते हैं वर्किंग हार्ड। पर क्या फिजिक्स में भी इसका मतलब यही है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, रोजमर्रा की भाषा और भौतिकी की भाषा में थोड़ा फर्क तो है। हाँ, वही। आज हम इन्हीं शब्दों वर्क, एनर्जी, पावर के पीछे की फिजिक्स को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और ये समझने के लिए कि फिजिक्स में वर्क यानी कार्य क्या है, हमें पहले एक चीज समझनी होगी, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वो AB इज इक्वल टू AB कॉस थीटा वाला। हाँ, वही। ए और बी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं और थीटा उनके बीच का एंगल। पर इसका वर्क से क्या लेना देना? मतलब ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि भौतिकी में वर्क असल में बल, फोर्स और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही है। W इज इक्वल टू FD। और इसे खोलें तो W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। मतलब विस्थापन D शून्य है, तो F गुणा शून्य। शून्य मतलब कोई कार्य नहीं हुआ, चाहे हम पसीने पसीने हो जाएं। फिजिक्स के हिसाब से नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। या सोचिए कोई कुली सिर पर बोझ रखकर सीधा चल रहा है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ है, विस्थापन आगे की तरफ, एंगल 90 डिग्री हुआ और कॉस 90 जीरो। तो यहां भी कार्य शून्य। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। तो मतलब वर्क होने के लिए बल भी चाहिए और उसी की दिशा में विस्थापन भी। समझ गई। और ये कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? हाँ, बिल्कुल। जैसे साइकिल चलाते वक्त सड़क का घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है जबकि आप आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो बल और विस्थापन की दिशा उल्टी हुई, एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो W इज इक्वल टू FD -1 यानी नेगेटिव। मतलब घर्षण नेगेटिव काम कर रहा है, वो हमारी एनर्जी कम कर रहा है एक तरह से। बिल्कुल सही। वो सिस्टम से एनर्जी निकाल रहा है, अक्सर गर्मी के रूप में। और हाँ, कार्य का SI मात्रक जूल है। ठीक है। और अगर बल बदल रहा हो, जैसे हम थकते हुए कोई भारी बक्सा धकेल रहे हो? हाँ, अच्छा पॉइंट है। अगर बल वेरिएबल है, स्थिर नहीं है, तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू FX dx। ग्राफिकली सोचें तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया होता है। ओके, कैलकुलस। ठीक है। अब एनर्जी पर आते हैं। ये कार्य करने की क्षमता है ना? हाँ, पहले काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये किसी वस्तु में उसके मोशन, उसकी गति के कारण होती है। फॉर्मूला है K इज इक्वल टू ½ mv²। ज्यादा मास या ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और इसका कार्य से क्या रिश्ता है? एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, जिसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। यह कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य नेटवर्क W नेट उसकी काइनेटिक एनर्जी में आए बदलाव डेल्टा के बराबर होता है। W नेट इक्वल्स डेल्टा K, मतलब K फाइनल, K इनिशियल। एग्जैक्टली। जितना नेटवर्क होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। ये असल में न्यूटन के सेकंड लॉ का ही एक, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रूप है। कमाल है। मतलब हम एनर्जी चेंज देखकर बता सकते हैं कि कितना नेटवर्क हुआ। हाँ। अब दूसरी तरह की एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये वो है जो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, जैसे खींचा हुआ धनुष। बिल्कुल। खींचे हुए धनुष में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। स्प्रिंग में भी होती है, V इज इक्वल टू ½ kx²। या फिर ऊंचाई पर रखी चीज में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, V इज इक्वल टू mgh। ठीक है। पर ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या हर तरह के बल के लिए काम करता है? नहीं, ये एक जरूरी बात है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ संरक्षी बलों यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है। संरक्षी बल, ये कौन से बल हैं? ये वो बल हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ शुरुआत और अंत की पोजीशन पर करता है। जैसे ग्रेविटी। आप गेंद को सीधे ऊपर फेंकें या घुमाकर, एक ही हाइट तक ले जाने में ग्रेविटी के खिलाफ सेम वर्क होगा। अच्छा। और असंरक्षी यानी नॉन कंजर्वेटिव कौन से हुए? जैसे फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। इनमें आप जितना लंबा रास्ता लेंगे उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, मतलब उतना ज्यादा नेगेटिव वर्क होगा। ये रास्ते पर निर्भर करते हैं। तो जब सिर्फ संरक्षी बल काम कर रहे हो तब क्या होता है? तब एक कमाल की चीज होती है, कुल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, E इज इक्वल्स टू K प्लस V। वो संरक्षित रहती है, कांस्टेंट रहती है। K इनिशियल प्लस V इनिशियल इज इक्वल्स टू K फाइनल प्लस V फाइनल। ओह,
यानी एनर्जी का रूप बदल सकता है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, पर टोटल सेम रहेगा। जैसे गिरती हुई गेंद, बिल्कुल। या जैसे एक पेंडुलम झूल रहा है, सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम, सबसे नीचे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम, पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है अगर हवा का प्रतिरोध नगण्य हो। यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। वाह, ये तो बहुत फंडामेंटल है। अच्छा, अब तीसरे शब्द पर आते हैं, पावर, शक्ति। इसका क्या मतलब है फिजिक्स में? पावर यानी शक्ति ये बताती है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है या एनर्जी कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रही है। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क? हाँ, औसत शक्ति यानी एवरेज पावर है P = WT, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और किसी खास पल पर तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंटेनियस पावर है P = F.V, यानी बल और वेग का डॉट प्रोडक्ट। F.V? हाँ। अच्छा, और इसका यूनिट? SI यूनिट है वॉट, जेम्स वॉट के नाम पर। 1 वॉट मतलब 1 जूल प्रति सेकंड। एक और यूनिट जो काफी इस्तेमाल होती है वो है हॉर्स पावर। 1 HP लगभग 746 वॉट होता है। तो मतलब एक ज्यादा पावर वाली मशीन वही काम कम टाइम में कर देगी, जैसे कोई तेज लिफ्ट। हाँ बिल्कुल, एक लिफ्ट जो भारी वजन को तेजी से ऊपर ले जा रही है, V ज्यादा है, उसे ज्यादा शक्ति चाहिए, P = Fv, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के विरुद्ध काम करने के लिए। समझ आ गया। वर्क है एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी है काम करने की क्षमता, और पावर है एनर्जी ट्रांसफर की रफ्तार। अच्छा, जाते जाते संक्षेप में टक्करों की बात कर लें, जैसे बिलियर्ड्स में होता है। हाँ, टक्करें। इनमें सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कुल लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम बराबर होता है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। और एनर्जी? एनर्जी का मामला थोड़ा अलग है। टक्करें 2 तरह की होती हैं, इलास्टिक प्रत्यास्थ और इनइलास्टिक अप्रत्यास्थ। इलास्टिक मतलब? जिनमें काइनेटिक एनर्जी भी संरक्षित रहती है, मतलब टकराने से पहले और बाद में टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। जैसे मान लीजिए एटॉमिक लेवल पर टक्करें या आदर्श बिलियर्ड बॉल्स की टक्कर। और इनइलास्टिक? इनमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहती। टक्कर के दौरान कुछ एनर्जी गर्मी, आवाज या डिफॉर्मेशन, आकार बिगड़ने में बदल जाती है। जैसे कार का एक्सीडेंट? हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। और अगर टक्कर के बाद चीजें आपस में चिपक जाएं, जैसे गीली मिट्टी का गोला दीवार से टकराकर चिपक जाए, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोल्यूशन। इसमें काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो टक्करों में मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड, पर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक टक्करों में कंजर्व्ड। बिल्कुल। और अगर टक्कर 2D या 3D में हो तो मोमेंटम को हर एक्सिस X, Y, Z पर अलग-अलग कंजर्व करना होता है। तो हमने देखा कि कैसे फिजिक्स वर्क, एनर्जी और पावर जैसे रोजमर्रा के शब्दों को कितनी सटीक और गहरी परिभाषा देती है। अदिश गुणनफल से लेकर ऊर्जा संरक्षण और टक्करों तक ये सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, और ये हमारी दुनिया को समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ श्रोताओं के लिए। हाँ। हमने ये सिद्धांत देखे सरल मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए। जरा सोचिए, ऊर्जा के ये ट्रांसफर और कंजर्वेशन के नियम ये और ज्यादा जटिल सिस्टम्स में, जैसे केमिकल रिएक्शंस में या बायोलॉजिकल सेल्स में या तारों के बनने में कैसे लागू होते होंगे। वहां इनका रूप क्या होता होगा, ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।